तो पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चंस को सोल्व किया था और काफी कुछ बातें सीखी थी। आज स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 9 से और वापस उन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं जो पहले भी ध्यान में रखे थे, जिससे कि सबसे पहले फिगर सही बनाना है क्वेश्चन के थ्रू। इसका मतलब क्वेश्चन काफी अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल सपोज कर लेते कुछ ऐसा है। पेडेस्टल 2D या 3D नहीं बना रहे, 1D में बना रहे कि कुछ इतनी हाइट का होगा। इस पॉइंट के ऊपर एक स्टैच्यू है। नॉर्मली स्टैच्यू किसी पेडेस्टल पे बनाए जाते हैं, तो ये उसी चीज को पेडेस्टल बोला है इसने। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे किसी भी एक पॉइंट से एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट मतलब इसी वाले पॉइंट से द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो ये पेडेस्टल है और इसका टॉप का एंगल ऑफ इलेवेशन मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हमें इस पेडेस्टल की हाइट बतानी है जिसके ऊपर स्टैच्यू खड़ा है। तो सबसे पहले हम अच्छे से फिगर बनाते थे एकदम एक्यूरेट, उसके बाद हम चीजों को मानते थे क्या दिया है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम स्टैच्यू के फिगर को नाम देते ए बी और लिख देते लेट या गिवन ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ स्टैच्यू, और हाइट दी है हमें स्टैच्यू की 1.6 मीटर। इसके बाद पेडेस्टल को मान लेते BC, तो बोल देंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इस पॉइंट को नाम देते थे D, और हमको CD की जरूरत तो नहीं है इसलिए इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम एंगल ले लेते हैं, θ1 ले लेते हैं 45 डिग्री और θ2 ले लेते हैं 60 डिग्री। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो जैसा कि हम बोलते थे कि ऐसी चीजें ले जिसमें से कम चीजें आती हो और जो चीजें दी गई हो उसमें पर कम से कम चीजें आए। तो यहाँ कम से कम चीजें इस ट्रायंगल में आ रही है, बट इसमें दो चीजें अननोन है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। तो इसमें दो चीजें अननोन है, इस कारण से हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं इस बार, क्योंकि उसमें कम से कम एक चीज नोन है। वैसे अगर पहले छोटा भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, फिर भी बड़ा वाला ले लेते। तो लेते हैं हम इन ट्रायंगल ACD। अब देखो इस वाली साइड से काम जो कि परपेंडिकुलर है, और ये जो CD है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इस कारण से बेस को ले लेते। तो अपॉन B मतलब 10, तो 10 और एंगल आएगा पूरा θ2 वाला इक्वल टू AC अपॉन CD। θ2 था 60 डिग्री, AC मतलब 1.6 प्लस BC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, CD मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड से 1.6 प्लस BC। अब इन दोनों में से किस चीज की वैल्यू निकाले, हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर दो इक्वेशन बनने वाली हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो जिस चीज को निकालना है उसको क्वेश्चन के अंदर बचे रहने दो, ताकि वो सेकंड में अपना आंसर दे दे। अगर तुम यहाँ BC की वैल्यू निकालोगे और इसको अगली इक्वेशन में पुट करोगे तो CD की वैल्यू निकल जाएगी, तबकि हमको BC की निकालनी है ना, इसलिए BC को इस क्वेश्चन में बचे रहने दो। इसके अलावा जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो CD इक्वल टू हो जाएगा 1.6 प्लस BC अपॉन √3। अब दोनों में से किसी की प्रॉपर वैल्यू तो अभी तो नहीं निकाल सकते थे। अब अगला ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल BCD। अगर बात समझ में नहीं आई तो अब समझ में आ जाएगी कि क्यों हमने BC की वैल्यू नहीं निकाली। अगर यह BCD में देखें तो हमको BC की जरूरत जो परपेंडिकुलर है, और अपॉन ये CD जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि ये tan थीटा का फॉर्मूला है, तो tan और यहाँ पे थीटा आ रहा है θ1, तो tan 45 इक्वल टू BC पता नहीं है और CD की वैल्यू है हमारे पास 1.6 प्लस BC अपॉन मतलब ऊपर चला जाएगा √3। अब देखो क्वेश्चन में केवल BC अकेला ही है जो वेरिएबल है, इसका मतलब जो आंसर निकलेगा वो BC का निकलेगा और हमें BC का निकालना था। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, जब भी दो चीजें नहीं दी गई है और दोनों चीजें क्वेश्चन में यूज हो रही है तो शुरू वाली इक्वेशन में उस चीज की वैल्यू निकालो जो हमने पूछा ही नहीं है, ताकि वही वेरिएबल बच जाएगा जो हमसे पूछा है और अगले इक्वेशन में उसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो डबल नहीं करना पड़ेगा हमें।
टेन 45 की वैल्यू होती है 1, 1.6 प्लस BC डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा BC √3। BC इधर भेज देता माइनस में, 1.6 बच गया, BC √3 माइनस BC कॉमन निकाल लेते BC, √3 माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1.6, √3 माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो BC इक्वल टू जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 अपॉन में है, मतलब रेशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर के लिए, तो ये √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर मतलब 1, 3 में से 1 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 और 2 से डिवाइड कर दो तो 0.8, तो आंसर हो गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो, 1.732 प्लस 1 कर लो, फिर 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसका भी क्वेश्चन ध्यान से देखते हो, फिगर बनाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। अब ये चीज थोड़ी सी ध्यान से देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर बना है और एक बिल्डिंग बनी है। अब यहाँ पे छोटा बड़ा क्या है वो अपन पूरा फिगर देख लेंगे तो पता पड़ जाएगा। तो सपोज करें ये टावर है और ये बिल्डिंग है और इसके टॉप का, इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला दिया है हमें 30 डिग्री, ये टावर के फुट से, ठीक है। अगला, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, और इस बिल्डिंग के फुट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। आगे, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अगर टावर जो दिया है मतलब इसकी हाइट 50 मीटर दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन के थ्रू अपन समझ सकते हैं क्या कि किसकी हाइट बड़ी होने वाली है, ये 50 मीटर बड़ी होने वाली है, ये इस बिल्डिंग की हाइट। नॉर्मली देखें तो यहां से जितनी डिस्टेंस इधर है वहां यहां से भी उतनी डिस्टेंस इधर है, और यहाँ वाले को ज्यादा गर्दन ऊंची नहीं करनी पड़ रही है, और यहाँ वाले को ज्यादा गर्दन ऊंची करनी पड़ रही है 60 डिग्री तक की। इस कारण से ये ज्यादा बड़ा होगा श्योरिटी से, मतलब हम बना तो कुछ भी सकते हैं क्योंकि हमको रियलिटी में पता ही नहीं है कि हाइट क्या है, इसलिए इसको हम जगह नहीं मान सकते ये बड़ा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है। इसके थ्रू हम कह सकते हैं कौन सी चीजें बड़ी होगी। चलो करके देखते हैं, नाम रख लेते हैं गिवन लेट जो भी माने उसके थ्रू। टावर को मान लेते ए बी और लिख देते लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू ए बी इक्वल टू 50 मीटर। अब इसकी हाइट रख लेते सी डी, और ये क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, और यही निकालनी है हमें। अब एंगल का नाम रख लेते हैं, जो एंगल डी बी सी है उसे तो बोल देते थे θ1, और इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, और जो एंगल ए सी बी है इसे बोल देते θ2 जो कि हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखें कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो हमें डीसी निकालना है, और डीसी निकालने के लिए अगर ये ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी डीसीबी, इसमें 30 डिग्री है। नॉर्मली हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल चाहिए होता है और एक साइड चाहिए होती है, पर ये कोई सी भी साइड नहीं है ना, तो डीसी तो निकालना तो ऑफ कोर्स वो नहीं होगी, बीसी तो है ही नहीं। और ये वाला ट्रायंगल देखो ए बी सी, इसके अंदर एक एंगल है और एक साइड है, तो इस साइड के हेल्प से हम ये बीसी निकाल पाएंगे, और बीसी इसमें कॉमन है तो इसके अंदर काम आ जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल एबीसी, तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी हमारा टारगेट है बीसी की वैल्यू निकालना, और ये दिया है इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 10 हो जाएगा, 10 60 इक्वल टू इस 60 के थ्रू परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया बी सी। 10 60 की वैल्यू √3, बी सी की वैल्यू दी नहीं है, इधर की साइड चला गया तो मल्टीप्लाई में ए बी की वैल्यू दी हमें 50, तो बी सी इक्वल टू जाएगा 50 अपॉन √3। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है इसलिए रेशनलाइज की जरूरत नहीं है, आखिरी होता तो रेशनलाइज करते। अब ये वाले ट्रायंगल में जो निकालना है वो आसानी से निकल जाएगा। इन ट्रायंगल बी सी डी 10 30 इक्वल टू
यार θ1 θ2 लिखना था, हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। सामने वाली साइड मतलब DC अपॉन बेस मतलब BC। अब बेस की वैल्यू है हमारे पास 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, DC निकालना है, और BC की वैल्यू हमारे पास 50/√3, तो अपॉन√3 अपॉन में चला गया मतलब ऊपर चला गया, इसके अपॉन में 50 को उधर भेज देते हैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और इसे भेज देते हैं √3 को या मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 50 न्यूमरेटर बन गया और √3 के मल्टीप्लाई में एक और √3 है ये वाला, ये DC की वैल्यू हो जाएगी। तो कुल मिला के आंसर हो गया 50/√3 इंटू √3 मतलब 3। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चीजें आंसर नहीं होता इस कारण से, तो कुछ ऐसा आंसर हो जाएगा। और चेक करने के लिए वापस से अगर सोल्व करके देखोगे तो 50/3 आ रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। इसमें लिखा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, और ये बात इसमें क्लियर दे दी है कि जो पोल है उसकी हाइट बराबर है। इससे पहले जो थे हमारे पास एक टावर और एक बिल्डिंग, हाइट अलग अलग थी, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब यहाँ से ये रोड निकल रहा है, जितनी जगह बची है उसको हम रोड बोल सकते हैं, और इसके दोनों साइड में एक एक पोल खड़े इक्वल हाइट के, विच इज 80 मीटर वाइड, और ये रोड है उसकी लेंथ दे रखी है हमें 80 मीटर, एक्चुअली विड्थ दे रखी है 80 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब इसके बीच में कहीं पे पॉइंट है, बीच का मतलब सेंटर नहीं है, बीच में मतलब इन दोनों पोल के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट, मतलब इस रोड के ऊपर एक पॉइंट है, और पॉइंट भी अभी तो क्लियर नहीं है कि कहाँ पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और इससे और ज्यादा क्लियर हो गया ये पॉइंट है वो बीच में नहीं है, क्योंकि अगर बीच में होता तो दोनों तरफ बराबर एंगल बनाता, एक तरफ 60 बना रहा है एक तरफ 30 बना रहा है, इसका मतलब जहां 60 बना रहा होगा वहां पे ये पास में होगा, और जहां 30 बना रहा होगा वहां से ये दूर होगा, क्योंकि पास में जाने के बाद हमें चीज को देखने के लिए ज्यादा ऊंची गर्दन करनी पड़ेगी, अगर उसी हाइट को देख रहे हैं हम दूर से तो थोड़ा नीचे गर्दन करनी पड़ेगी, और कहा है कि दोनों के हाइट बराबर है, तो इसका मतलब जो 60 डिग्री है वो वहां से पोल पास में है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो हमें पोल की हाइट बतानी है प्लस ये जो पॉइंट से डिस्टेंस है पोल की दोनों की, ये डिस्टेंस भी बतानी है। तो सबसे पहले हम फिगर तो बना चुके, सेकंड स्टेप में हम नाम देते थे, पोल का नाम देते थे, मतलब जो हाइट ऑफ पोल है उसे बोल देते ए बी, और डीसी भी उसी के बराबर होगा, तो डीसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा हाइट ऑफ पोल। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन पोल इक्वल टू बीसी इक्वल टू 80 मीटर, ये बीच वाला पॉइंट बतानी है, इसे नाम दे देते हम पी। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे बी और पी तक की डिस्टेंस मतलब बीपी इक्वल टू x मीटर, तो लेट तो अगर ऊपर लिखेगा ये गिवन लिखा है तो यहाँ लेट लिखना पड़ेगा, फिर अगर लेट लिखा है तो कोई बात नहीं चलेगा, फिर तो लेट बीपी इक्वल टू x मीटर। अगर हमने इसको x मीटर माना, क्यों माना, क्योंकि हमारे पास कुछ भी हाइट नहीं रहेगी अगर हम इसको x नहीं मानेंगे, या बीपी ही मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x, देखो अगर ये x है तो ये x हटा दो 80 में से उतना बचेगा, मतलब 80 माइनस x फॉर श्योर। इसके अलावा θ1 बोल देते हैं 30 डिग्री को, और θ2 बोल देते हैं 60 डिग्री को। सोल्व करें, ट्रायंगल लेते कोई सा भी एक, ये वाला ले लेते, इसमें 80 माइनस x है, इसमें x है, इसे भी लेके कोई फर्क नहीं है। इन ट्रायंगल एबीपी tan 60, tan इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब हाइट क्लियर होते हैं, और बेस मतलब जो x जिससे रिलेटेड कुछ दिया है इसलिए, तो AB अपॉन BP, tan 60 की वैल्यू होती है √3, BP 1 से इस साइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और AB यहीं रह जाएगा। अब हमें हाइट निकालनी है, AB निकालना है, तो कोशिश करें कि AB की वैल्यू नहीं निकाले, बची की वैल्यू निकाले, मतलब x की वैल्यू निकाल ले, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगी AB अपॉन √3। अब अगला ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल DCP, वापस से tan लगाए ताकि परपेंडिकुलर और बेस आ जाए, तो tan θ2 जो कि है यहाँ पे θ1 है एक्चुअली में 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा DC अपॉन PC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, DC की वैल्यू पता नहीं है, पर DC को हम AB के बराबर बोल सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं AB, और ये बात हमने यहाँ लिखी थी तो इस बात को लिख देंगे यहाँ पे हम, DC इक्वल टू AB अपॉन PC, PC है 80 माइनस x,
80 माइनस एक्स यहाँ डिवाइड में, इधर भेज देते मल्टीप्लाई में। तो 1/√3 बाहर था, यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू थी हमारे पास AB/√3, और यहाँ पे AB तो है ही सही हमारे पास। √3 को इस साइड में भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, तो AB√3 बन जाएगा। और फिर हमें AB की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इस माइनस AB/√3 को इस साइड में भेज देते तो माइनस से प्लस का बन जाएगा, यहाँ 80 अकेला बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस AB/√3। थोड़ा और सोल्व करें तो 80 इक्वल टू हो जाएगा, AB कॉमन निकाल लेते तो √3 प्लस 1/√3, इसे और सोल्व कर लेते। 80 इक्वल टू AB√3 इंटू √3 हो जाएगा 3 प्लस 1/√3। अब √3 को यहाँ पे भेज देते डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और 3 प्लस 1 4 को इधर भेज देते डिवाइड में। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 80 के पास मल्टीप्लाई में चला गया √3, और 4 आ गया डिवाइड में, डिवाइड करें तो 20√3 हो जाएगा ये आंसर। अब AB की वैल्यू निकल गई, और यही वैल्यू थी DC की, क्योंकि दोनों पॉल की हाइट बराबर थी, तो एक चीज निकल गई है, पर हमसे ये डिस्टेंस भी पूछी थी। इसका मतलब हम यहाँ पे AB की वैल्यू रखते तो भी चल जाता है, हमें जरूरी नहीं था कि x की वैल्यू निकालना था, क्योंकि दोनों की वैल्यू निकालनी चाहिए हमें घुमा फिरा के। तो अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, तो लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू AB/√3। AB है 20√3 अपॉन में √3 है, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 20 मीटर। तो एक पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी 20 मीटर, और सेकंड पोल से डिस्टेंस हो जाएगी PC, और PC मतलब 80 माइनस एक्स। सो PC इक्वल टू 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर। तो ये जो पॉइंट है वो एक पोल से 20 मीटर दूर है, और एक से 60 मीटर दूर है, और जो पोल की हाइट है वो 20√3 हो जाएगी। ओके, अब एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, और उसी एग्जांपल जैसा अगला क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, वो हम अगले वीडियो में सोल्व करने वाले। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन's एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना, सन के एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो एक शेडो ऑफ टावर के बारे में बात हुई है। मतलब सपोज कर लेते हैं एक टावर ऐसा खड़ा है, अब शेडो कैसे बनेगी? अगर यहाँ पे सन हुआ तो शेडो बनेगी, तो जिस साइड में सन है उसके अपोजिट साइड में शेडो बनेगी, और सन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि शेडो की हाइट क्या होगी या शेडो की लेंथ कितनी होगी। जैसे कि सन अगर परपेंडिकुलर है, मतलब एकदम सिर के ऊपर, तो जो शेडो बनती है वो एकदम पाँव में बनती है, और जैसे जैसे सन दूर होता जाएगा, मतलब ऐसा एंगल बनाता जाएगा, वैसे वैसे जो शेडो होती है वो बढ़ती जाती है। इस कारण सुबह और शाम के टाइम पे सबसे ज्यादा लेंथ वाली शेडो बनती है। तो ऐसा बोला है इसके अंदर, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज्यादा लंबी है। कब? व्हेन द सन's एल्टीट्यूड 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री था उससे 30 डिग्री पे आया तो 40 मीटर लॉन्गर हो गई। मतलब सपोज करके अभी ये 30 डिग्री पे है, मतलब ये जो एल्टीट्यूड है वो कुछ इस हिसाब का, इस वाले एंगल को बोल रहे हैं, तो ये 30 डिग्री है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन रहेगी, क्योंकि हमें एंगल बनाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से देखना पड़ेगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा जो हमारा काम का। तो ये जब ये 60 डिग्री एंगल बना रहा था उसकी बजाय अभी है 40 मीटर ज्यादा, तो जब 60 डिग्री बना रहा होगा, मतलब सपोज करें ये कुछ यहाँ पे होगा, तो इसको आगे बढ़ा ले और इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे घुमा ले यहां तक, इसकी शेडो कुछ ऐसे बनेगी। तो ये 60 डिग्री था, तो 100% ये हो जाएगा 60 डिग्री उस टाइम पे। और जब 60 डिग्री था तब इतनी लंबी शेडो बन रही थी, अभी 30 डिग्री पे इतनी लंबी शेडो हो गई है, तो ये कितनी लंबी हो गई है? 40 मीटर ज्यादा लंबी हो गई है। अब हमें हाइट ऑफ टावर बतानी, तो इस वाले में समझ में आया ना कि सन के एल्टीट्यूड से कैसे पता पड़ा हमें कि क्या एंगल लेना है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस के, और ये पैरेलल है क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारी जमीन है, और जो हम एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं एंगल, इस कारण से दोनों पैरेलल लाइन हो गई।
अब ये ऊपर का फिगर चाहो तो नहीं बनाओ चलेगा, ये केवल समझाने के लिए बनाया था। नाम दे देते, जो हाइट ऑफ टावर बोला है या बिल्डिंग जो भी है वो मान लेते हम ए बी, और यही चीज हमें निकालनी है। इस पॉइंट को नाम दे देते सी, इसको दे देते डी, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। एक एंगल 30 और एक एंगल 60 है, ले लेते। ये वाला ये ट्रायंगल छोटा वाला ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। वैसे तो इसमें भी कुछ दिया नहीं है, पर इसमें ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है जो हम इक्वेशन के फॉर्म में लेने देंगे। तो 10 60 ले तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन बेस मतलब बी सी। ए बी का यूज आएगा क्योंकि इसकी हाइट हमें निकालनी है, और बी सी इसलिए यूज आएगा क्योंकि बी सी अगले वाले ट्रायंगल में यूज आने वाला है डीबी के अंदर। 10 60 की वैल्यू √3, बी सी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ए बी यहीं रह जाएगा। ए बी की वैल्यू निकालनी है इसलिए बी सी की वैल्यू इसमें निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन √3, इसे यूज कर लेंगे। अगला ट्रायंगल देखें ए बी डी, यहाँ लग सकता है 10 30, जो हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी के बराबर। 10 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं, और डी बी की वैल्यू डी सी प्लस सी बी होगी, और डी सी था 40 मीटर, इसका मतलब यहाँ 40 लिख सकते हैं हम। डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो 40 प्लस सी बी, और सी बी की वैल्यू तो हमें पता है ए बी अपॉन √3, और इसके होल अपॉन में √3 था, उसको इस साइड में भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ए बी अपॉन इंटू √3 हो जाएगा। मतलब ये √3 इधर भेज दिया और 40 प्लस सी बी इस साइड में भेज दिया, तो दोनों डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में चले गए। अब ए बी को एक तरफ कर देते तो 40 एक तरफ मिल जाएगा, तो ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3। अब ये वाला केस कितनी बार आ चुका है हमारे पास, बहुत बार आ चुका है। हम हमेशा इसमें से कॉमन निकाल लेते और उसके बाद उस मल्टीप्लाई कर लेते, तो यहाँ पे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, -1 करेंगे तो जाएगा 2, और 2 अपॉन √3 तो इधर भेज देंगे। तो इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ का डिवाइड का जो √3 बचेगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इस साइड में, और ऊपर बचेगा 2, वो आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो 2 से 40 काटेंगे तो 20 बचेगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। मतलब हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20√3 मीटर। आज के लिए इतना ही।